नमस्ते, हम सरकारी मिडिल स्कूल कड़ियमकाना की छात्रा हैं। आज हम आपके सामने सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर कहानी पेश करने जा रहे हैं। ये तो कमिश्नर अजय का कॉल है। अब उसे कोई जरूरी बात होगी। पहले तो कभी इतनी सुबह कॉल नहीं करते। नमस्ते कमिश्नर अंकल, कैसे है? कहिए, कैसे याद किया आपने मुझे इतनी सुबह? सिद्धार्थ, तुमने तो लाला धनीराम की हत्या वाली खबर जरूर पढ़ी होगी। मुझे इस केस के बारे में तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। फौरन मेरे ऑफिस आ जाओ। सिद्धार्थ, अगर आपको लाला धनीराम की हवेली में इलेक्शन तरीके से खून हो गया, अभी तक खूनी पकड़ा नहीं गया। हाई प्रोफाइल केस होने के कारण पुलिस पर खूनी को पकड़ने और केस सॉल्व करने का बहुत दबाव है। इंस्पेक्टर चुलबुल इस केस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी पुलिस के साथ इस केस पर काम करो। आप चिंता ना करें अंकल, हम खूनी को जल्द ही पकड़ लेंगे। माफ कीजिए, इसका सामने से ज्यादा और कुछ नहीं करता। ठीक है, अभी तुम जाओ, लेकिन ज्यादा नहीं खुशबुश पाने की कोशिश मत करना। अरे सिद्धार्थ, तुम आ गई। थोड़ी देर पहले जिस आदमी ने मुझे फोन करके तुम्हारे बारे में बताया, धनीराम के सपने में पारी थे, रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। पुराने विचारों के होने के साथ वह थोड़े क्रोधित स्वभाव के थे और थोड़े मुंहफट भी थे। क्रोध में अक्सर लोगों को चुभने वाली बातें बोल दिया करते थे। धनीराम के परिवार में उनके 3 लड़के थे, पवन, दीपक, सुनील। तीनों विवाहित हैं और इसी घर में ही रहते थे। उनकी पत्नी का निधन छोटे बेटे दीपक के जन्म के समय हो गया था। इनके अलावा रामू नाम का एक विश्वासपात्र नौकर भी रहता था। रामू उनके साथ कई सालों से है, उस पर कोई शक नहीं। उसके छोटे बेटे का नाम दीपक था। वह बहुत ही उस बेचारा शरीर से लाचार था। उसका एक काम खराब है, इसलिए वह बैसाखी का प्रयोग करता था। बहुत ही सीधा और नेक आदमी था, कोई काम नहीं करता और सारे समय घर में ही रहता था। लेकिन उसे पढ़ने का बहुत शौक था, उसे कई विषयों का ज्ञान था। दूसरा बेटा पवन है, वह मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। काफी तेज दिमाग का व्यक्ति था, स्वभाव से समझदार और जुझा हुआ व्यक्ति था। लेकिन सुनने में आया है कि धनीराम ने अपने पवन को ही वारिस बना लिया है, लेकिन अभी तक कोई भी रिश्तेनामा नहीं मिला। बड़ा बेटा सुनील है। सुनील एक नंबर का नालायक और आवारा व्यक्ति है। उसकी धनीराम से लड़ाई होती रहती है। उसे व्यापार में भारी घाटा हुआ करता था, इसलिए उसे पैसों की सख्त जरूरत है। उसकी बुरी आदत शराब पीने की थी और कल रात से वह गायब है। सुनील ने हत्या की और रात को हत्या करके फरार हो गए। शायद पैसे न मिले और पवन को वायरस बनाए जाने से उसने राजू पर धनीराम की हत्या कर दी। हमने उसके नाम के वारंट भी निकलवा लिया है, बचकर जाएगा कहा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ये केस काफी हद तक समझ आ चुका है, लेकिन मैं जांच शुरू करने से पहले एक बार धनीराम की लाश देखना चाहता हूँ। इनकी हत्या कैसे हुई और इनके गले पे निशान कैसे हैं? इनकी हत्या गले के पिछले हिस्से खास नाजुक जगह पर 4 बार सुई चबाकर की गई थी। ये ऐसा नाजुक हिस्सा है जिस पर थोड़ी भी सी चोट लगे तो इंसान की जान जा सकती है। यह बहुत ही सीधा यही है कि जिस किसी व्यक्ति ने भी इनकी हत्या की उसको इस नाजुक जगह के बारे में पता होगा। मानव शरीर की ज्यादा जानकारी डॉक्टरों को होती है, किसी आम आदमी को शायद ऐसी जानकारी होती होगी। इंस्पेक्टर साहब, आपके आज्ञा हो तो मैं लाला जी के बेटे से मिल लेता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मिलना कुछ नहीं। असली हथियार तो फरार हो गए हैं, ये तो सीधे लोग हैं। तो अनाथ हो गया, अब मुझे लंगड़ी को कौन सहारा देगा? आप प्लीज रोना बंद कीजिए। आपको किसी पर शक है क्या? आपको अपने पिता की सेहत के बारे में कोई जानकारी है? नहीं, मुझे किसी पर भी शक नहीं है, ना ही मुझे किसी वसीयत के बारे में कोई जानकारी है। जो भी खूनी होगा उसे कड़ी सजा देगा। बताया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जल्दी खूनी को खोज लेंगे। आपको किसी पर शक है क्या? आपके पिताजी की किसी से दुश्मनी थी? हम आपसे आप हमारे सवालों को सही जवाब देंगे। हमें आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सवालों के सही जवाब देंगे। आपके पिताजी की किसी से दुश्मनी थी? जब सुनील ने उनकी हत्या की हो? नहीं, ऐसा नहीं।
यही करेंगे। पिता तो बहुत सजग थे, उनकी किससे कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन अभी भी आप हमारे शक के दायरे में, हम आपसे सहयोग की पूरी आशा करते हैं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं घर के लिए निकलता हूँ। मुझे कुछ सुराग मिली है, लेकिन मैं पूरी तरह से अस्वस्थ होकर ही आपको बताऊंगा। इस बीच अगर आपको सुनील के बारे में कुछ पता चलता है तो मुझे खबर जरूर कीजिएगा। मैंने किसी के लिए फोन की, मैं निर्दोष हूँ। भले मैंने उस दिन दोपहर में पिताजी से लड़ाई की, लेकिन मैं नहीं थी। जब मुझे पता चला कि मैंने सारी संपत्ति पवन के नाम कर दिया तो मुझे क्रोध आ गया। ऐसी स्थिति में तो किसी को भी क्रोध आ जाए। खैर, मैं उनसे लड़ने के बाद अपना दुख कम करने के लिए अपने दोस्त के घर चला गया था। मैंने पूरी रात शराब पी थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब नींद खुली तो मैंने अपने आप को यहाँ पाया। अच्छा, तो यह बात है। आपके घर में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कौन करता है? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग तो माफ कीजिएगा, क्या आपके पास कोई कलम है क्या? हम आपके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। क्या बकवास है। दीपक, तुमने प्लानिंग तो अच्छी की थी, लेकिन हर प्लान में कुछ ना कुछ कमी जरूरत है। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही अपने पिताजी की हत्या की है। मैंने हत्या की प्लानिंग पूरी तारीख से ही शुरू कर दी थी। मैं अपनी स्त्री को अपंगता के बारे में पिताजी के ताने से तंग आ चुका था। पिताजी मुझे मनोज और माँ की मौत के जिम्मेदार मानते थे। हो गई थी जब मुझे पता चला था कि पिताजी ने सारी वसीयत पवन के नाम कर दी है। उस दिन ही मैंने ठान लिया था कि पिताजी को रास्ते से हटाना होगा और वसीयत नष्ट करनी होगी, वरना मुझे वसीयत में से एक ढेला भी नहीं मिलेगा और मैं गरीबी में ही मर जाऊंगा। इसलिए मैंने उन्हें मारने के लिए तरकीब ढूंढने लगा, जो मुझे पवन की डॉक्टरी की किताब में मिल गई। मुझ पर शक ना हो, इसलिए मैंने किताब की वो हिस्से में अंडरलाइन कर दी, ताकि सारा शक पवन पर पड़ जाए। मैंने सिरिंज और क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि सारा शक पवन पर ही पड़ जाए। मैं उन्हें मारने के लिए आसान तरकीब ढूंढ ही रहा था। मैं अपनी शारीरिक कमजोरी, इसमें मेरी शारीरिक कमजोरी रुकावट ना बने। जिस दिन सुनील भैया पिताजी से लड़ाई की, उस रात मुझे लगा कि यही सही मौका है ताकि लोग सुनील भैया पर भी शक करें। उस रात पिताजी सो रहे थे, तब मैंने उन्हें क्लोरोफॉर्म सुलाकर बेहोश कर दिया और उसके बाद मैंने उन्हें सुई चुकाकर मार डाला। लेकिन आपको मुझ पर शक क्यों हुआ? जब मैंने धनीराम के नाक पर काले धब्बे देखे तो मुझे कुछ मानने लगा। मैंने रात पर इस पर पता किया तो मुझे पता चला कि ऐसा क्लोरोफॉर्म के कारण होता है। फिर मैंने पवन के कमरे में किताब पर रेखांकन की हुई पंक्ति भी देखी। सारी शक्ति सुई पवन की तरफ जा रही थी। लेकिन जब सुनील ने मुझे ये बताया कि तुम भी कभी कभी क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हो जब तुम्हें नींद नहीं आती, और तुम पवन की किताबें भी मेडिकल किताबें भी बहुत शौक से पढ़ते हो। अगर पवन हत्या करता तो गले पर सिर्फ एक निशान होता, क्योंकि वह डॉक्टर था। आखिर में लाल रंग की कलम मुझे तुम्हारे कमरे से मिली, जो बिल्कुल उसी रंग से मिलती थी जिससे पवन की किताब पर अंडरलाइन की गई थी। पवन ऐसे सबूत कभी नहीं छोड़ता, और रही सही कसर तुम्हारे कमरे से मिली वसीयत ने पूरा कर दिया। इस प्रकार सिद्धार्थ ने अपनी बुद्धिमान और सूझबूझ से एक और मुश्किल केस सुलझा दिया था। सब जगह सिद्धार्थ की प्रशंसा हो रही थी। नमस्कार।